Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class we were studying lesson number 3 in history, and this is the last part of your chapter. And in this part we will study about the case study which is of Indigo and the Blue Rebellion. चलो, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र का क्या स्थिति था ब्रिटिशर्स के राज में, और अब देखेंगे हम लोग इंडिगो और ब्लू रेबेलियन पे क्यों इतना एम्फेसिस ले डाउन किया जा रहा है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसकी पूरी कहानी क्या थी, इसको समझेंगे फटाफट केस स्टडी के माध्यम से. Indigo is a dye used to dye clothes. The indigo plant grows mainly in tropical countries. Indian indigo had a great demand in Europe. Some European countries like Britain and France had been using it even before the 13th century. देखो, इंडिगो क्या था? एक प्रकार का रंग. कौन सा रंग? एक डाई, जैसे जिससे हम लोग कपड़े पे कलर डालते हैं, है ना. तो ये देखो यहाँ पे इंडिगो प्लांट्स का आप लोग फोटो भी देख सकते हो. तो ये ब्लू कलर का था, पर्पल कलर का ये था, और ये एक तरीके का रंग जैसे कि नील और उजाला वगैरह, आप लोग उससे मत मिलाओ इंडिगो को, लेकिन समहाउ उसी तरीके से ये था. तो उससे क्या होता था, आप लोग कपड़े पे, मतलब उससे कपड़े को कलर किया जा सकता था. तो इंडिगो प्लांट की खेती कहाँ पे मेनली होती थी? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, और इसका ग्रेट डिमांड था यूरोप में, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में था यूरोप में, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस है, इसका इस्तेमाल तो 13th सेंचुरी से ही कर रही थी. और आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कब आए थे, कब उनका सबसे ज़्यादा तेज राज बढ़ा? अराउंड वो 17th सेंचुरी आना शुरू कर दिए थे, 1600 के अराउंड. लेकिन उनका वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था, पूरी तरीके से कंट्रोल उनका आया 18th सेंचुरी में. चलो, इनिशियली इम्पोर्ट ऑफ इंडियन इंडिगो इन यूरोप वॉज वेरी लिटिल. पहले तो क्या हुआ, इंडियन इंडिगो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिगो खेती नहीं होती थी शुरू में, तो यूरोप में बहुत थोड़ी बहुत जहाँ पे भी हमारे देश में खेती होती होगी उसका इम्पोर्ट होता था, और वो एक्सपेंसिव भी था. अब किसी चीज़ की कम खेती होगी तो क्या होगा, जब सप्लाई कम रहेगा तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और इसलिए क्या हुआ, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स वुड ऑल्सो मेक ब्लू एंड वॉयलेट डाइज फ्रॉम अनदर प्लांट कॉल्ड वॉर्ड. तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, अब उनको ज़्यादा इंडिगो मिल नहीं पाता था, तो वो लोग क्या करते थे कि ब्लू और वॉयलेट डाई किस प्लांट से बनाते थे? एक दूसरा प्लांट था जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं, उन लोग वार्ड कहा करते थे. और ये वाला जो प्लांट था ये ग्रू हो जाता था अच्छी तरीके से, टेम्परेट जोन्स में भी ये ग्रू हो जाता था और ईजिली अवेलेबल था यूरोप में. ठीक है. इट वॉज ग्रोन इन ब्रिटेन में ग्रो करते थे, सदर्न फ्रांस, नॉर्दर्न इटली और पार्ट्स ऑफ जर्मनी में. ठीक है. बाद में क्या हुआ, फियरिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, द वार्ड कल्टिवेटर्स इन यूरोप डिमांडेड अ बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. रेस्पॉन्डिंग टू देयर डिमांड, द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज पुट अ बैन ऑन इट्स इम्पोर्ट. तो क्या हुआ, अब इंडिगो इतनी तेज़ी से फेमस होने लगा, पॉपुलर होने लगा कि वार्ड की डिमांड मार्केट में घट गई. तो जो वार्ड कल्टिवेटर्स थे उनको डर लगने लगा कि भाई हमारा तो जो रॉ मटेरियल है वो तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, सब तो इंडिगो के पीछे ही भाग रहे हैं. तो यूरोप में वार्ड कल्टिवेटर्स ने डिमांड वो लोग करने लगे कि बैन लगाओ इम्पोर्ट के इंडिगो पे, मतलब इंडिगो अब इम्पोर्ट होकर के हमारे देश में नहीं आएगा, उस पर बैन लगाओ. तो जब उन्होंने ये डिमांड रखी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया. लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, क्लॉथ डायर्स लाइक्ड इंडिगो डाइज मोर दैन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वार्ड. लेकिन जो लोग क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे वो लोग इंडिगो डाइज को ज़्यादा पसंद करते थे दैन वार्ड. इनफैक्ट डाइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिगो वर बेटर सिंस दे गेव अ रिच कलर. तो जो इंडिगो से कपड़ा का जो रंग उस पर आता था वो ज़्यादा अच्छा होता था, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब शानदार वो कलर उभरता था. वार्ड में उतना ज़्यादा उसमें बारीकी नहीं थी. उसी तरीके से वार्ड डाइज वर पेल एंड डल. तो वार्ड डाइज क्या था, वो ज़्यादा मतलब ब्राइट नहीं था. दिस प्रॉम्प्टेड द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स टू डिमांड लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. और फिर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया कि भाई बैन हटाओ इंडिगो पे से, बैन के इम्पोर्ट पर से इंडिगो हटाओ, बैन को हमें इंडिगो को मंगवाना पड़ेगा. ठीक है. ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडिगो डाइज. ठीक है. द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडिगो डाइज लेड टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन द प्लेसेस वेयर यूरोपियन कंट्रीज हैड एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनियल रूल. अब इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही थी यूरोपियन मार्केट में
कि भाई क्या हुआ, अब इंडिगो की कल्टीवेशन में फिर क्या होने लगी, ग्रोथ आने लगी। और कहाँ पे आने लगी ग्रोथ, इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो था वो कौन सा क्लाइमेट है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, नेशन है, और यहाँ पे इंडिगो की खेती के लिए आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो बिल्कुल भी अच्छा था, फेवरेबल था, और इस वजह से डिमांड अब ज़्यादा बढ़ने लगा। तो पोर्टुगीज़ ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, कहाँ पे, ब्राज़ील में। फिर स्पेनिश ने शुरू किया वेनेजुएला में, फ्रेंच ने सेंट डोमिनिक में, कैरिबियन आइलैंड्स में शुरू किया था, और ब्रिटिशर्स ने जमाइका में। कल्टीवेशन ऑफ इंडिया और कहाँ पे शुरू हो गया, सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी शुरू हो गया। द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द 18th सेंचुरी क्रिएटेड अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब जो डेवलपमेंट हुआ था 18th सेंचुरी में, उसमें इंडियन इंडिगो का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, क्योंकि क्या हो रहा था तब, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ड्रामेटिक एक्सपेंशन हो रहा था कॉटन प्रोडक्शन का, और इसलिए ग्रोइंग डिमांड होने लगा फॉर इंडिगो। क्योंकि कॉटन के कपड़े पे तुम देखते हो कोई भी कलर जो है वो बहुत फटाक से बहुत बढ़िया चढ़ता है, तो इंडिगो का कलर जब चढ़ता था कॉटन पे तो बहुत खूबसूरत कपड़े बन के आते थे, तो इस वजह से अब इंडिगो का डिमांड बढ़ गया। ग्रोथ ऑफ डिमांड coincided with the what? With the collapse of the existing supplies from America and the West Indies for some reasons. अब जब डिमांड में इतना ग्रोथ होने लगा भाई, लोग मांगने लगे कि इंडिगो हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, तो क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज थी अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे क्या हुआ, आपस में कोलैप्स हो गया। ठीक है, अमेरिका जो था वहाँ पे भेजें इंडियन इंडिगो की, वेस्ट इंडीज़ में भेजे, कहाँ पे भेजें, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1783 टू 1789। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, इंडिगो की खेती जो थी उसका लगभग प्रोडक्शन हाफ हो गया। मतलब अगर पहले वो 100 कुंटल हुआ करता होगा तो 50 कुंटल होने लगा, कम हो गया। तो दीज सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड द क्लोथ ड्रायर्स ऑफ ब्रिटेन टू लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अरे भाई अब तो ये इसकी खेती नहीं हो रही है, अभी तो कम हो गया, आधा हो गया प्रोडक्शन, तो अब हम लोगों को कोई नया सोर्स देखना पड़ेगा डाई करने के लिए कपड़ों को। तो इंडिया सर्व्स एज अ सोर्स। अब इन लोगों को जब कहीं पे जब कुछ नहीं दिखा तो फिर कौन दिखेगा, भारत, क्योंकि भारत पे तो इन लोगों का कब्जा जमा के रखे हुए थे, बस लूटना यहीं पे है। तो इसी में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक बंगाल पे रूल उसने पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया था, दीवानी राइट्स मिल गई थी। और जो राइजिंग डिमांड था इंडिगो का यूरोप में, उससे क्या हुआ, लेट द कंपनी टू लुक फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। तो इन्होंने ये समझा कि भारत में हम इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे, और इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एफर्ट किया। और जो लास्ट डिकेड थी 18th सेंचुरी की, उस दौरान रैपिड एक्सपेंशन देखा इन दी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल। मतलब बंगाल में वही ना, वो सब शुरू में पढ़ा दिया हमने ज़बरदस्ती, फार्मर्स को, पीजेंट्स को फोर्स करके इन लोग क्या कर रहे हैं कि अब इंडिगो की खेती करवाने लगे। अभी क्या हुआ, बंगाल इंडिगो डोमिनेट करने लगा पूरे वर्ल्ड मार्केट में। मतलब बंगाल की जो इंडिगो की खेती थी, इंडिगो का जो वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, उसने पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपनी छाप छोड़ दी, वो हर जगह मिलने लगा। 1812 में क्या हुआ, प्रपोर्शन ऑफ द इंडियन इंडिगो आउट ऑफ द टोटल इंडिगो इम्पोर्ट इन ब्रिटेन हैड रीच्ड 95%। मतलब कि हमारे जितना भी ब्रिटेन में इंडिगो जाता था, इंपोर्ट होता था फ्रॉम अदर नेशंस, उसमें से 95% तो इंडिया से ही जाता था। ये कंडीशन आ गई। बूमिंग इंडिगो ट्रेड, मतलब इंडिगो ट्रेड इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि इसमें क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल एजेंट्स इसमें इंक्लूड होने लगे, कंपनी ऑफिशियल्स इंक्लूड होने लगे, वो इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि इंडिगो प्रोडक्शन अच्छे से होगा और फिर उससे हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे। बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, लेटर गेव अप देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी ताकि हम इंडिगो बिजनेस में कमाएंगे। सोचो, नौकरी छोड़ के, नौकरी में तो रेगुलर सैलरी है, बस उसी से उनको काम निकालना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इनको ये लगा कि इंडिगो कल्टीवेशन में भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, हम तो इसी में एंट्री मारेंगे। चलो, प्रोस्पेक्ट क्या था, ह्यूज प्रॉफिट्स का। ब्रॉट मैनी इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड टू इंडिया। तो इंग्लैंड से बहुत लोग भारत आने लगे, स्कॉटलैंड से बहुत लोग भारत आने लगे, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे ताकि वहाँ से ज़्यादा हमको पैसा कमाने को मिलेगा इन लोगों को। कंपनी ने यहाँ तक कि लोन्स भी दिए ऐसे लोगों को जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, ताकि वो लोग कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो
कर सकें और इस तरीके से कल्टीवेशन ऑफ मतलब इंडिगो का प्रोडक्शन जो है वो ट्रेमेंडस हाइक हमको भारत में दिखाई पड़ता है। उसमें मतलब इंडिगो की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेगी। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो पे आ जाओगे आप। इंडिगो वॉज बीइंग कल्टिवेटेड मेनली अंडर 2 सिस्टम्स। 2 सिस्टम्स थे, निच सिस्टम और रेवती सिस्टम, जिसके अंडर में इंडिगो कल्टिवेशन होता था। अब निच सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में क्या होता था? इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड ऑन लैंड्स विच वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्लांटर्स। तो इस सिस्टम में इंडिगो कहाँ पे उसकी खेती होती थी? उस लैंड्स पे होती थी, उस ज़मीन पे होती थी जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में था प्लांटर्स के। मतलब जो लोग खेती करते थे उन्हीं की वो ज़मीन हुआ करती थी, नहीं उन्हीं की वो ज़मीन नहीं होती थी उन पर, उनका मतलब डायरेक्ट वो लोग कंट्रोल करते थे खेती पे। दीज लैंड्स वर ईदर बॉट और रेंटेड फ्रॉम अदर जमींदार्स। तो ज़मींदार्स की ज़मीन हुआ करते थे एंड हायर्ड लेबरर्स वर्कड ऑन देम टू प्रोड्यूस इंडिगो। और उस पर उन लोग काम करने वाले लोग लेबर्स को लगा देते थे ताकि तुम लोग अपने इंडिगो की खेती करो। अब इंडिगो प्लांटर्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी? वाइल एक्सपैंडिंग द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। जब निच कल्टिवेशन के अंडर में वो खेती करते थे तो उनके पास सामने क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज पॉसिबल ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। तो भाई खेती करने के लिए इंडिगो की हमें बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी। और ये जो था जो ज़मींदार देते थे लेबरर्स को काम करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन रहते थे, मतलब उसमें लोग रहते थे, जनसंख्या ज़्यादा थी और स्मॉल प्लॉट्स ही अवेलेबल थे, ऑर्डली स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप पर अवेलेबल, मतलब छोटे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल थे। अब लार्ज एरियाज इन कम्पैक्ट ब्लॉक्स, मतलब बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत थी इंडिगो को प्लांट करने के लिए। तो प्लांटर्स ने क्या किया? ट्राई टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। तो प्लांटर्स ने किया कि भाई इतनी छोटी छोटी मतलब छोटी ज़मीन पर अगर हम इंडिगो प्लांटेशन करेंगे तो खेती उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो अगल बगल की ज़मीन थी उसको उन्होंने क्या कर लिया? उसको किराए पे ले लिया। और इस वजह से क्या होता था? दे ऑफन एविक्टेड द लोकल पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया कॉजिंग टेंशन विच यूजुअली टर्न्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगल बगल जो लोग रहा करते थे वहाँ पे, अब वो लोग वहाँ पे वो परेशान हो जाते थे इस इंडिगो की खेती से, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन पे इन लोग फैलाने की कोशिश करते थे इंडिगो कल्टिवेशन को, तो उनसे लड़ाई होने लगती थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी निच सिस्टम की। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? प्लांटर्स जो थे वो फेस करते थे लेबर मिलना जो था वो बड़ी दिक्कत थी। लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स की रिक्वायरमेंट थी इंडिगो प्लांटेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इंडिगो कल्टीवेशन होता था, जबकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स थे वो राइस फील्ड्स में बिजी हुआ करते थे। तो भाई अब अनाज खाने का जो है सबसे पहले वो प्रायोरिटी हो जाएगी ना, तो ज़्यादा किसान खेत में लगे थे चावल के, पैडी के, लेकिन यहाँ पे उसी टाइम पे इंडिगो की प्लांटेशन करनी होती थी, तो इस वजह से लेबर्स नहीं मिलते थे। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ प्लाव और ब्लॉक, इनकी भी ज़रूरत हुआ करती थी कल्टीवेट करने के लिए लैंड को इतने बड़े लार्ज स्केल पे। 1 बीघा यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट, बीघा आप लोगों ने सुना होगा, इतनी ज़मीन 1 बीघे ज़मीन, उसमें लगभग 2 प्लाव लगते थे, ठीक है, 2 हल लगते थे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लांटर के पास 500 बीघा ज़मीन है तो उसको कितने हल लगेंगे? 1000 प्लाउज लगेंगे कल्टीवेट उसको क्या कहते हैं जोतने के लिए, ज़मीन को जोतने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इन द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब 1000 प्लाव खरीदो और फिर उसको मेंटेन भी करो, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। Hiring plows and blocks from the peasants was not possible because these were required in the rice fields at the same time। और हमने आप लोगों को बताया ना कि जिस टाइम पे इंडिगो का प्लांटेशन हो रहा है उसी टाइम पे राइस का भी प्लांटेशन हो रहा था, पैडी का भी प्लांटेशन हो रहा था। तो अब राइस फील्ड में जाएगा वो प्लाव और वो बुलक की तुम्हारा इंडिगो में आएगा, तो उसी टाइम पे दोनों काम कैसे हो सकता है? तो हायर भी नहीं कर सकते थे ये लोग, अब इन लोग खरीद के अपने पास रखना ही हुआ करता था। तो इसीलिए यही सब कुछ प्रॉब्लम्स थी निच सिस्टम की। और इसके अंडर में जो कल्टिवेशन हुआ वो 19th सेंचुरी तक आते आते धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया। ऑफ द टोटल लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगोस में से ज़्यादा क्या थे? लेस देन 1/4 वॉज अंडर द निच सिस्टम। मतलब अगर 100 कुंटल इंडिगो का पूरा खेती अगर हो रहा है सपोज करिए, तो उसमें 1/4 मतलब 25 कुंटल निच सिस्टम के अंडर में आएगा, बाकी सब आपका आ जाएगा दूसरा जो कि रेवती सिस्टम है। अब इसके बारे में जानो कि रेवती सिस्टम क्या था। रेवती सिस्टम में क्या होता था? प्लांटर्स को फोर्स करते थे रेवट के बारे में हमने आप लोग बताया था ना, रेवतवारी सिस्टम में कि कैसे वो लोग जाकर के अपना लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करते थे फार्मर्स से, तो वही ये रेवत।
तो रियोट्स को जो थे फार्मर्स को ये लोग फोर्स करते थे, यही फोर्स वाला सिस्टम आ गया, टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एग्रीमेंट साइन करो, जिसको हम लोग इन लोग सत्ता बोलते थे। और दे फोर्स द विलेज हेडमैन टू साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स। कभी कभार तो इन लोग गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, विलेज हेडमैन, उनसे कहते थे कि आप पूरे गांव की तरफ से ही साइन करिए इस एग्रीमेंट को, ठीक है। दे इवन पेड एडवांस मनी ऑफ लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ तक इन लोग एडवांस मनी भी पे कर देते थे लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट की बतौर उसके आइडिया पे, ठीक है, ताकि वो लोग ग्रो करना शुरू कर दें इंडिगो। बट मनी इन एडवांस वॉज गिवन ओनली टू दोज रियॉट्स हु अग्रीड टू ग्रो इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द लैंड एरिया अंडर देयर पोजेशन। लेकिन ये भी मनी किसको मिलता था? सिर्फ उन्हीं रियॉट्स को मिलता था कि उनके पास जितनी भी ज़मीन है उसमें से वो 25% लैंड पर इंडिगो की ही खेती करेंगे, ठीक है। अगर किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है तो उसमें से वो 25 बीघा ज़मीन पे तो खाली इंडिगो ही बोएगा, बाकी 75 पे जो भी उसका मना है वो अपना कल्टीवेट करे, ठीक है। एग्रीमेंट के अंडर में सीड्स और ड्रिल जो था वो भी प्लांटर्स को प्रोवाइड किया जाता था। वेल प्रिपेयरिंग द सॉइल, सोइंग द सीड्स एंड लुकिंग आफ्टर द क्रॉप फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रियॉट्स। अब ये रियॉट्स क्या करते थे? मिट्टी का मतलब फर्टिलिटी बरकरार रखना, उसमें बिया को ले आकर के बोना और क्रॉप को देखना, है ना, कि कैटल जो है उसको ख़राब ना कर दे और कोई ख़राब ना कर दे, ये सब रियॉट का काम हुआ करता था। लेकिन हार्वेस्ट के बाद क्या होता था? जैसे ही कटता था इंडिगो, उसके बाद जो क्रॉप था वो डायरेक्ट प्लांटर्स के पास डिलीवर होता था। लेकिन अभी ये अंत नहीं हुआ। रियॉट्स वर गिवन फ्रेश लोन्स, फिर रियॉट्स को फ्रेश लोन्स दे दिया जाता था। ऑन दे हैड टू बिजी देमसेल्व्स इन ग्रोइंग अनदर इंडिगो क्रॉप। अभी एक क्रॉप नहीं हुआ, अभी एक क्रॉप नहीं जा रहा है प्लांटर्स के पास, तब तक फिर उनको लोन दे दिया गया कि भाई फिर ले, फिर इंडिगो खेती करो। ये कहानी थी। धीरे धीरे टाइम बीता, इंडिगो कल्टीवेटर्स को अब ये बात समझ में आने लगी कि भाई जो उनको पैसा मिल रहा है ब्रिटिशर्स की तरफ से लोन के फॉर्म में इंडिगो की खेती करने के लिए, वो तो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर डूइंग। ये जो काम इन लोग करवा रहे हैं, जो ये सिस्टम है, ये इतना हार्श है, इतना इनएडिक्वेट है, इसके कंपैरिजन में तो पैसा कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को दे रहे हैं। तो रियॉट्स ने अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस किया। They were constantly pressurized into growing indigo on the soils which they considered best and used for growing rice. तो रियॉट्स को प्रेशराइज करते थे ये लोग कि भाई